हेलो स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, इसमें मॉडर्न फिजिक्स में ध्यान रखें आपके पास करीबन के 6 चैप्टर्स होते हैं और इंपॉर्टेंट सेक्शन है काफ़ी फिजिक्स का कि मॉडर्न फिजिक्स से तो कंफर्म है कि आपके पास क्वेश्चंस आने हैं तो आने ही हैं। 6 चैप्टर है, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम की बात करें मॉडर्न फिजिक्स अपने आप में खुद का एक वेटेज रखती है और यहाँ से न्यूमेरिकल मिलने के चांस आपके 100% है। फिक्स है कि इस टॉपिक से या इस फिजिक्स से जो आप पढ़ोगे 6-7 चैप्टर यहाँ से वेटेज बाकी चैप्टर्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है ना। आप मॉडर्न फिजिक्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ोगे। कुछ चीज़ें आपने सुन रखी होंगी और कुछ चीज़ें आपके पास नहीं होंगी। जैसे बात करें कि मॉडर्न फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है आपके पास वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में सुना होगा आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि किसी मेटल सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट की जाती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। जैसे सोलर सेल होता है आपके पास, वो काम करते हैं इसी तरीके से, है ना। दूसरा होता है इसके अंदर आपके पास मैटर वेव्स, ये आपके लिए नया होगा। थर्ड है आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फोर्थ होगा आपके पास एक्स रेज। नेक्स्ट है अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स और लास्ट आता है आपके पास रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। तो ये 6 चैप्टर है आपके पास और 100% कंफर्मेशन है कि इन चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग अपन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। बेसिक आपने पता होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या होता है कि किसी भी मेटल सरफेस पे जब कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की जाती है तो वहां से सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, जिसको अपन क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके बैटरी के अक्रॉस फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, किसी सर्किट में फ्लो कर सकते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये 6 चैप्टर से 6 के 6 स्टार्टिंग करेंगे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है ना। उसके बाद मैटर वेव्स कंटिन्यूस सिस्टम चलेगा आपके पास और एक चैप्टर का दूसरे से बहुत ही कम रिलेशन मिलेगा। जो आपस में चैप्टर कनेक्टेड है उनका उन्हीं के साथ रिलेशन होगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें आप यहाँ पर पढ़ोगे इसके अंदर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये चीज क्या है देखिए। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की, है ना, कि जो आपके पास लाइट होती है टॉपिक लिखा होता है डुअल नेचर, डुअल नेचर कि जो आपकी लाइट है ये डुअल नेचर शो करते हैं। डुअल नेचर इनका मतलब कि इसके नेचर डबल होंगे। कौन कौन से होंगे, पार्टिकल नेचर भी होता है इसके पास और वेव नेचर दोनों, ठीक है। हालांकि रियलिटी में पता नहीं कौन सा नेचर हो, पर प्रेजेंट टाइम पे आपके पास दो नेचर है इसके, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इसका क्या मीनिंग हुआ पार्टिकल नेचर और वेव नेचर का, कि जो आपकी लाइट है, लाइट का मतलब जो सन से रेडिएशन आ रही है आपके पास, एक बैंड स्पेक्ट्रम होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो मैक्सवेल रेडिएशन या मैक्सवेल प्लांक ने दिया था। उसके बाद कुछ चीजें जो इसमें डिफाइन हो रही थी उनको डिफाइन कर दिया गया कि जो यहाँ लाइट का मतलब कि आपके पास जो सन से नहीं मान सन से जो भी रेडिएशन अर्थ के पास आ रही है उसमें हर टाइप की वेवलेंथ आप मिलेगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपन ने पढ़ा भी था 11th के अंदर, जो हीट चैप्टर था आपके पास, कि वो स्टार्ट होता है आपके पास रेडियो से और चलता है गामा रे तक, उसके बाद भी हाथ में होती है वेव्स, है ना। उसके लिए अपने को ज़्यादा सोचना नहीं, जो अपने पास प्रेजेंट है रेडियो वेव से गामा रेज तक, ठीक है। उससे पहले भी वेव्स होती है, उसके बाद भी वेव्स होती है, उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ऐसे बोल दो कि सन से जो रेडिएशन आती है 0 से लेके इनफाइनाइट वेवलेंथ तक की अपने को वेव्स मिलती है, पर जो अपने पास सरफेस पे पहुंच रही है ना, वो क्या उसका एक स्पेक्ट्रम है बेस पर, यानी कि आप बोलते कि अपने को किसी पर्टिकुलर रेंज तक की वेव के बारे में पता हुआ है, ठीक। तो अब क्या होता है कि जब भी वो लाइट वेव किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। तो उस लाइट के बारे में चर्चा की कि लाइट से जो अपने पास पहुंच रही है किसी मेटल सरफेस पे पहुंच रही है उसका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब वो किस तरह से दिखेगी लाइट आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दो तरीके नेचर डिफाइन किए, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। कैसे कि सबसे पहले जो आपके पास थ्योरी थी लाइट के लिए वो न्यूटन्स कोर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा न्यूटन ने कि जो आपके पास लाइट आ रही है, ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स आती है, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि किसी भी सोर्स से, हालांकि सन ने अपने पास उससे जो एनर्जी आ रही है या लाइट आ रही है वो एक तरह से मान लीजिए सोर्स से जो लाइट से जो एनर्जी आती है वो पार्टिकल्स के टाइप इस तरीके से ऐसे आगे की ओर प्रोपोगेट करते हुए आगे निकल जाती है, ठीक है ना। तो न्यूटन की कोर्पस्कुलर थ्योरी लाइट के पार्टिकल नेचर को क्या करती है, सपोर्ट करती है कि लाइट जो आपके पास है वो एनर्जी है जो भी है वो आपके पास क्या पार्टिकल्स की तरह आगे बढ़ती हुई जाती है हर डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ
लाइट जो आपके पास बताइए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब जैसे पार्टिकल नेचर है न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन से आपने पढ़े होंगे कि लाइट किसी सरफेस पे टकराती है तो रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, तो वो सारे फिनोमिना क्या वो पार्टिकल नेचर से प्रूफ हो रहे थे आपके पास। तो लाइट को माना गया कि लाइट कैसे बिहेव करती है, पार्टिकल्स की तरह। पर आगे जाके दो फिनोमिना और थे आपके पास, जिसको कहते हैं अपन इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें। तो इन फिनोमिनास को आपका जो पार्टिकल नेचर है वो क्या हुआ, डिफाइन नहीं कर पाए या इनको प्रूफ नहीं कर पाए। इंटरफेरेंस आपने 11th क्लास में जो अपन वेव पढ़ते हैं कि दो वेव जब सुपर इम्पोज होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरफेरेंस फिनोमिना बोलते हैं। यानी कि जैसे वेव्स आपस में सुपर इम्पोज हुई उनकी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ये फिनोमिना इंटरफेरेंस कहलाता है। पर न्यूटन की जो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट पार्टिकल नेचर की है तो वो इस इंटरफेरेंस को डिफाइन नहीं कर पाई। ना ही एक फिनोमिना और आता है डिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं लाइट का बेंडिंग। जब लाइट क्या होती है स्मॉल पासेज से पास होती है तो आपके पास लाइट थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, इसको आपके चैप्टर है पूरा वेव ऑप्टिक्स उसमें पढ़ेंगे। तो एक होता है पोलराइजेशन। तो इन फिनोमिना को क्या लाइट का पार्टिकल नेचर शो प्रूफ नहीं कर पाया। उसके बाद आपके पास हाइगन्स की वेव थ्योरी आई, हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है आपके पास, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका पहले बाद में चला है पर अपन पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइगन्स वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइगन में जो लाइट आ रही है आपके पास, ठीक है, लाइट का मतलब ध्यान रखना है एनर्जी से है, तो लाइट आ रही है उस वो कैसे बिहेव करती है, वेव की तरह बिहेव करती है। यानी कि जो एनर्जी है उस लाइट को वेव की तरह ट्रेवल करते हुए आगे जाती है, जो अपन वेव्स पढ़ते थे है ना, उस तरीके से आप वेव की तरह क्या हुआ आपके पास बिहेव करती है। तो उस टाइम तक तो ये बताना था कि अगर लाइट क्या है वेव है तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे इस यूनिवर्स की बात करें, अपने एटमॉस्फेयर की बात करें कि हर जगह पर जैसे एयर प्रेजेंट होती है और अपने को दिखाई नहीं देती, उसी तरीके से इस यूनिवर्स के अंदर भी एक ऐसा मीडियम है जो होता है पर अपन उसको देख नहीं सकते, और उस मीडियम को नाम दिया इन्होंने ईथर। क्या कहा इन्होंने कि यूनिवर्स के अंदर एक मीडियम है जिसको बोला गया ईथर, और ईथर इसी मीडियम और जो लाइट है इसी मीडियम को यूज करते हुए प्रोपोगेट करते हुए अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है, ठीक है क्या। तो ये थ्योरी तो थी पार्टिकल नेचर के लिए, और हाइगन्स की थ्योरी थी वेव नेचर के लिए। इस वेव नेचर की थ्योरी से आपके पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन ये फिनोमिना एक्सप्लेन हो गए, पर कुछ फिनोमिना थे वो एक्सप्लेन नहीं हुए, वो देखेंगे कौन से। तो दो नेचर तो आ गए, तो पार्टिकल आ गया, वेव नेचर आ गया। फिर इसके बाद मैक्सवेल रेडिएशन थ्योरी, मैक्सवेल रेडिएशन थ्योरी आई आपके पास। तो रेडिएशन थ्योरी थी वो क्या कहती है, आपके पास जो लाइट है उसने क्या बता दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है ना। यानी कि मैक्सवेल ने कहा कि जो आपके पास सन से लाइट आती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और फ्रंट डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हुए आगे निकलती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और साथ में ये भी बताया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कि जो हाइगन का कंसेप्ट था ईथर का, इसकी भी जो थ्योरी है वो क्या होगी, खत्म होगी। आपको तो क्या चाहिए था, इन्होंने कहा था कि वेव है प्रोपोगेट करते हो, वेव प्रोपोगेट कर रही थी, पर मीडियम के लिए क्या किया इन्होंने, ईथर होता है। जैसे मैक्सवेल रेडिएशन थ्योरी है, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ गया पूरा, और ये भी बता दिया उसने कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ईथर का कंसेप्ट भी खत्म हो गया। तो ये थ्योरी भी वेव नेचर को शो करते, और ये थ्योरी भी क्या थी, वेव नेचर को। और आगे जाके जैसे क्या ड्रॉबैक है आपके पास वेव नेचर का, जो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यानी कि रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई आपके पास, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा था, पार्टिकल थ्योरी, जो इसका पार्टिकल नेचर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब दिक्कत क्या है कि लाइट का कौन सा नेचर माने, तो फाइनल कंक्लूजन था कि लाइट जो फिनोमिना जिस नेचर से प्रूव हो रहे हैं, लाइट को पार्टिकल मान के, जैसे कुछ फिनोमिना पार्टिकल नेचर से प्रूफ होते हैं तो वहां पर लाइट को कैसे ट्रीट किया जाए, पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाए। जो फिनोमिना वेव से प्रूफ होते हैं वहां पर लाइट को एज अ वेव ट्रीट किया जाए। यानी कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, ठीक है ना। लाइट के पास क्या होता है, डुअल, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी। जो नेचर जहां पर किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए फिट होता है वहां पर लाइट का वही नेचर मान लिया जाता है, ठीक है। और लास्ट में एक कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि जो डी ब्रोगली है उसने कहा कि जो आपके पास लाइट है इसके पास क्या होता है, एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है आपके पास। उन्होंने कहा कि लाइट क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट होगा आपके पास और इम्पोर्टेंट है ये डी ब्रोगली
इसको कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या कहा कि लाइट क्या होती है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि लाइट क्या पार्टिकल से मिलके बनी, यानी कि डी ब्रोगली ने लाइट को वापस क्या माना, पार्टिकल्स माना, यानी कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को कहा गया फोटोन। ठीक है, क्या कहा गया, फोटोन, यानी कि जो आपकी लाइट है वो पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, उन पार्टिकल्स को, सिंगल पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स को क्या क्या गया, फोटोन, यानी कि एक तरह से कह सकते हो फोटोन क्या होता है, एक एनर्जी का पैकेट, एनर्जी पैकेट। ठीक है, जैसे पैकेट में क्या होता है बहुत सारी चीजें एक साथ क्लोज होती है, उसी तरह से फोटोन का मतलब ये क्या हुआ कि एनर्जी के पार्टिकल्स इस तरह से पैकेट्स बने होते हैं अलग अलग और ट्रेवल करते हैं आगे की ओर। ठीक है ना, यानी कि फोटोन एक तरह से क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी आपके पास, बना किससे, पार्टिकल से, तो पार्टिकल नेचर को ही वापस सपोर्ट किया इसने डी ब्रोगली ने, कि क्या कहा कि जो आपकी लाइट है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को काम दिया फोटोन, यानी कि यहाँ से कंसेप्ट आया आपके पास फोटोन का। और फोटोन आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं इनको, एनर्जी पैकेट्स, यानी कि सिंगल पार्टिकल ना हो मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं और ये डिस्क्रीट फॉर्म में आगे की ओर चलते रहते हैं, ये अलग फोटोन है, ये अलग फोटोन है, यहाँ पर कोई अलग फोटोन होगा, तो ना कंटिन्यूअस थे, एक के बाद एक, जो न्यूटन की थ्योरी थी कि पार्टिकल्स आपके इस तरह से प्रोपोगेट, उसी तरह से यहाँ पर तो, लेकिन क्या कहा गया कि पार्टिकल की जगह पार्टिकल्स होते हैं और वो आगे की ओर प्रोपोगेट करते रहते हैं इन डिस्क्रीट मैनर, है ना, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगा, यानी कि गैप होगा, जैसे वेव में तो क्या होता है कंटिन्यूअस चलती है। तो इसी फोटोन की बात करें और साथ में क्या इक्वेशन दी उन्होंने कि आपके पास जो लाइट है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना, उनको क्या कहा फोटोन, जिसका मोमेंटम, जिसका जो मोमेंटम है यानी कि p वो होता है h बाई लेमडा, एंड एनर्जी के बारे में कहा hc बाई लेमडा, hc बाई लेमडा या h f क्या होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होती है c बाई लेमडा। ये आप क्या कहा, आप दोबारा सुन लो कि स्टेटमेंट क्या, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की ध्यान रखना, स्टेटमेंट आती है तो क्या लिखोगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स which is called photon and whose momentum is h by lambda and energy is equal to hc by lambda। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो अगर मोमेंटम की बात करें p, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि अगर पार्टिकल होगा तभी मास होगा, यानी कि जो मोमेंटम है ये किसका नेचर है आपके पास, ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है ना, पार्टिकल नेचर को, और जो वेवलेंथ होती है ये किसकी होती है, वेव के लिए, यानी कि वेव नेचर। तो ये इक्वेशन क्या थी कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इसमें रिलेशन सेट कर दी थी आपके पास, और काफी अच्छी इक्वेशन, इससे सारी चीजें आपके पास आसान होगी। जो कंफ्यूजन था कि किस तरह से कैलकुलेट करें एनर्जी के बारे में, पार्टिकल मान के या वेव मान के, तो डी ब्रोगली ने इक्वेशन दी p बराबर h बाई लैम्डा, जहाँ पर p मोमेंटम है और मोमेंटम किसको सपोर्ट करता है, पार्टिकल नेचर को, और लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ, ये किसको सपोर्ट करता है, वेव नेचर को। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में आपके पास रिलेशन आ गया। तो फोटोन का मोमेंटम, ध्यान रखना ये मोमेंटम किसके लिए डिफाइंड है, केवल फोटोन के लिए, उसने किसकी बात की थी, फोटोन की। तो जो मोमेंटम p बराबर h बाई लैम्डा ये केवल फोटोन का मोमेंटम है, और e बराबर hc बाई लैम्डा या e बराबर hf ये फोटोन की एनर्जी होती है आपके पास। ठीक है ना, तो इस फोटोन के बारे में देखते हैं कि फोटोन क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है फोटोन की। ठीक है, फिर से एनर्जी को भी कैलकुलेट करेंगे कि कितनी आती है फोटोन की एनर्जी। अब देखिए फोटोन के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट तो हो गया आपके पास, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फोटोन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फोटोन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लाइन में या फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल दें कि फोटोन क्या होते हैं, फोटोन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेकंड होता है फोटोन के बारे में कि इसका रेस्ट मास जीरो होता है, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, जीरो। तीसरा, ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और क्या होता है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रेवल करते हैं फोटोन, किसमें करते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म, यानी कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। आपको स्टेटमेंट सारे प्रॉपर्टीज लाइन टू लाइन लिखनी है। पहली ये कि क्या होती है, फोटोन्स आर एनर्जी पैकेट, यानी कि फोटोन्स एनर्जी के पैकेट होते हैं। दूसरा, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू जीरो। तीसरा है कि ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। डिस्क्रीट का मतलब कि आपके पास जो फोटोन्स है वो कंटिन्यूअस फ्लो ना करके क्या होते हैं, एक रैंडम पैटर्न में फ्लो करते हैं। ठीक, चौथा, पांचवें की बात करें
कि जैसे आपके पास किसी भी सरफेस पर मान लीजिए कुछ चार्ज गिराते हो, कुछ एनर्जी या कुछ चार्ज आता है, तो फिक्स है कि दूसरे सरफेस पे आपको उतना ही चार्ज मिलता है, मीन्स चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। लेकिन फोटोन के साथ ऐसा नहीं है। फोटोन पे अगर उसके पास कोई एनर्जी है तो वो सरफेस को उतनी एनर्जी दे, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ध्यान रखना, फोटोन कंजर्वेशन होल्ड नहीं करता। फोटोन कंजर्वेशन, मान लो आपने कहे 10 फोटोन गिरे, तो ये कोई जिस भी सरफेस पे गिरे, ऐसा नहीं कि आपको 10 के 10 फोटोन ही क्या करेंगे, उस फिनोमेना को एग्जीक्यूट करेंगे या फिनोमेना प्रोड्यूस करेंगे। उसमें से कुछ फोटोन ही क्या करते हैं, जो भी इसको करना होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन करना है तो कुछ फोटोन ही इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेंगे, बाकी फोटोन्स क्या होते हैं, वो कंज्यूम हो जाते हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो मीन्स जितने फोटोन्स काम आए उतने अपना काम करेंगे, बाकी का एलिमिनेट हो गए। मीन्स फोटोन कंजर्वेशन, 10 फोटोन गिरे, हो सकता है उसमें से एक फोटोन ही क्या दे आपको, इलेक्ट्रॉन दे, 9 फोटोन्स क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो फोटोन कंजर्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट होल्ड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, यानी फोटोन कंजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फोटोन कंजर्व नहीं होता फोटोन। ठीक है ना, जैसे मैंने वापस बता रहा हूँ कि 10 में से केवल हो सकता है एक फोटोन, या 100 में से एक फोटोन। ठीक है, यही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं जब किसी सरफेस पर गिरते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये तो थी कुछ फोटोन की, और फोटोन का मास के साथ रिलेशन है m बराबर m नॉट √1 - v²/c²। ठीक है, ये तो होता है रेस्ट मास, रेस्ट। ठीक है ना, फोटोन के लिए मास के लिए इस तरह से रिलेशन दिया गया। तो ये चीज है आपके पास फोटोन के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है, आपके पास जो लाइट होती है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उस पार्टिकल्स को कहा गया फोटोन। अब एनर्जी की बात हो रही है आपके पास, एनर्जी ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो मोमेंटम की इक्वेशन तो क्या, फोटोन की P बराबर h/λ, और एनर्जी ऑफ फोटोन होती है आपके पास hc/λ। h की वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻34 इंटू c, यानी कि 3 इंटू 10⁸ डिवाइड/λ, जो भी वेवलेंथ होगी। तो ये आंसर आएगा आपके पास जूल में। आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपके पास जूल है, आपकी जो एनर्जी चलेगी यहाँ पे वो चलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, यानी कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे आप, तो क्या करोगे 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करोगे। दूसरी चीज, यहाँ आपके पास जो लेमडा है वो किस में चल रहा है, मीटर के अंदर। जब इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो 10 की पावर, यानी कि 1 मीटर बराबर क्या होता है आपके पास 10⁻10 सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ठीक है, जो आपकी वेवलेंथ चलती है मैक्सिमम टाइम क्या लिखते हो आप, एंगस्ट्रॉम लिखते हो। ठीक है ना, पढ़ा है। तो इसमें लेमडा को किसमें, एंगस्ट्रॉम में रखेंगे और सोल्व करेंगे, तो लगभग आपका जो रिजल्ट आ रहा है 12400 डिवाइड/λ, इसमें इन एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आती है फोटोन की। ठीक है, ये बराबर, अगर मान लीजिए आप नैनोमीटर में लेते तो 1240 डिवाइड/λ, ये किस में होगा, नैनोमीटर में होगी। ठीक है ना, क्योंकि नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है आपके पास 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹। तो अगर एंगस्ट्रॉम में तो आपके पास एनर्जी ये है, और अगर मान लीजिए आपके पास नैनोमीटर में तो आपके पास एनर्जी है, और ये एनर्जी किसकी है, फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, तो फोटोन का मोमेंटम और फोटोन की एनर्जी है आगे। अब जिस भी वेवलेंथ की वेव आएगी वहां से आप उस वेवलेंथ का फोटोन का एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है ना, कोई भी वेव आई, जैसे 4000 एंगस्ट्रॉम की आई, 5000 एंगस्ट्रॉम की आएगी, तो उस वेव का जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट में कि एनर्जी की बात आ रही है, और एनर्जी को और किस तरीके से रिलेट किया जाता है। आपने ये है पढ़ा है कि इंटेंसिटी, एक चीज डिफाइन की जाती है इंटेंसिटी। ये चीज क्या होती है, इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन होती है पावर अपॉन एरिया। ये चीज पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी को आई लिख देते, पावर को क्या लिखा जाता है, एनर्जी पर सेकंड इनटू एरिया, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मान लीजिए अगर आपके पास कोई लाइट वेव होती है तो उसकी इंटेंसिटी के बारे में आपको पता होता है। ठीक है ना, इंटेंसिटी आपको गिवन होगी, अगर एनर्जी गिवन है तो आप इंटेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एनर्जी पर सेकंड अपॉन एरिया, ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू ए इंटू एस, या सिंपल बोल दो एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड निकाले अपन, एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है, कुछ भी इस पर मान लीजिए किसी वेवलेंथ की वेव इंसिडेंट हो रही है जिसकी इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी एफ है। ठीक है क्या, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया या सरफेस एरिया बोल दिया ए है। तो यहाँ से चीज निकालू मैं, एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड, यानी कि सरफेस पर
पर सेकंड कितनी एनर्जी गिरेगी, एनर्जी पर सेकंड क्या होगा आई इंटू ए, ठीक है ना, आई इंटू ए। आपको क्या होता है इंटेंसिटी मैक्सिमम टाइम पता होती है, इंटेंसिटी गिवन होगी लाइट की, है ना। तो जिस भी वेवलेंथ की फोटोन आएगा तो आप वहां से मान लीजिए किसी सरफेस पे वो गिर रहा है तो आप क्या निकाल दो सबसे पहले एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड, पर सेकंड उस सरफेस पे कितनी एनर्जी गिरेगी आई इंटू ए, ठीक है क्या। अब आप जाते हैं एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, अभी जस्ट लिखा अपन ने कितना होता है hc बाय लैम्डा। तो क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड कितने फोटोन गिर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड, ठीक। क्या हो जाएंगे टोटल एनर्जी आपके पास ऐसे और सिंगल फोटोन की एनर्जी है तो दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो आई इंटू ए इज अपॉन hc बाय लैम्डा। तो लैम्डा कितना चल जाएगा ऊपर की ओर। तो नंबर ऑफ फोटोन्स आप ऐसे निकाल सकते हो, सिंपल सी चीजें। मान लीजिए आपके पास इस तरह से बोलोगे 100 जूल एनर्जी आ रही है, कितनी आ रही है, और किसी सरफेस पे 100 जूल एनर्जी गिरी और एक फोटोन की एनर्जी मान लीजिए 1 जूल है, तो कितने फोटोन गिरेंगे 100 डिवाइड बाई 1 यानी कि 100 फोटोन। ऐसे बोल दो कि एनर्जी आपके पास 100 जूल है और एक फोटोन की एनर्जी मान लीजिए आपके पास 2 जूल है, हालांकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलेगी समझाने के लिए। तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होगा 100 डिवाइड बाई 2 50 फोटोन। तो यही निकाला अपन ने कि आपके पास इंटेंसिटी पता है तो आप क्या निकाल सकते हो एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड फाइंड आउट कर सकते हो। एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड आ गया तो आप क्या कर सकते हो कि वहां पर सिंगल फोटोन की एनर्जी आपको पता है तो पर सेकंड गिरने वाले फोटोन्स की नंबर, पर सेकंड गिरने वाले फोटोन्स के नंबर के लिए ये इक्वेशन आपके पास काम आएगी, ठीक है क्या। ये तो होगी बात इसकी नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड। अब एनर्जी की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, तो फिर से एक कोई भी चीज है अगर उसके पास क्या है पावर है तो फिर से वो कोई ना कोई प्रेशर जनरेट करेगी। क्या जनरेट करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी। तो उस चीज को कहते हैं अपन रेडिएशन प्रेशर, यानी कि ये आपका यहाँ पर मेन टॉपिक रेडिएशन प्रेशर। पहला तो था आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, ठीक है। मेन डील करेंगे अपन रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या है कि जैसे अभी बात की अपन ने कि अगर वेव्स गिर रही है उसके पास एनर्जी है, इंटेंसिटी है, ठीक है। तो किसी भी सरफेस पे जब भी कोई एनर्जी गिरती है तो फोर्स जनरेट करती है, फोर्स जनरेट करेगी तो फिक्स है यहाँ पर एरिया है आपके पास तो प्रेशर जनरेट होगा उस वेव की वजह से। तो उस चीज को कहा जाता है रेडिएशन प्रेशर, यानी कि जो वेव्स आपके पास आ रही है, जैसे अभी अपनी खुद की बात करें, मेरे हाथ की बात करें, तो फिक्स है इस वाले पर क्या होगी सन से जो रेडिएशन सारी वो गिर रही है और उनकी वजह से यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है और फोर्स की वजह से क्या होता है प्रेशर जनरेट हो रहा है। पर ये इतना माइन्यूट होता है कि आपको फील नहीं होता नॉर्मल केस में। पर जो अगर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करें अपन तो वहां पर आपको प्रेशर पता चलेगा कि इस रेडिएशन की वजह से भी क्या होता है प्रेशर। एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कैसे पता चला कि एक मान लीजिए बॉक्स है, बिल्कुल नीचे से आपके पास लाइट का सोर्स है यहाँ पर और यहाँ पर आपने एक एल्यूमिनियम फॉइल रख दिया, बहुत ही बारीक एक फॉइल रख दिया और जैसे जैसे आप इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते गए तो एक टाइम ऐसा है कि ये फॉइल आपका क्या होगा स्टेशनरी होगा। मीन्स इसका जो mg था उसको किसने बैलेंस कर दिया, यहाँ से लगने वाले फोर्स ने बैलेंस कर दिया। मीन्स यहाँ से जो आपके पास सोर्स ऑफ लाइट आ रही है तो फिक्स इसमें कोई ना कोई प्रेशर जनरेट करिए जो इस फॉइल को होल्ड करती है। नॉर्मल केस में तो क्या होता है जो प्रेशर है वो इतना कम होता है कि आपको फील नहीं होता। पर फिक्स है अगर रेडिएशन आ रही है उसके पास एनर्जी है तो वो प्रेशर जनरेट करेंगे जिसको कहा जाता है रेडिएशन प्रेशर। यानी कि रेडिएशन प्रेशर की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेडिएशंस या वेव्स कमिंग फ्रॉम द सन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हालांकि सन की बात करेंगे अपन क्योंकि सारे रेडिएशन आपके पास वहीं से आती है मैक्सिमम। तो रेडिएशन प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेव्स एमिटेड बाय सन। यानी कि सन से आने वाले जितनी भी रेडिएशंस हैं वो जो प्रेशर लगा रही है उसी को क्या कहा जाता है रेडिएशन प्रेशर। तो इंग्लिश में भी डेफिनेशन होगी इसकी और हिंदी में भी डेफिनेशन होगी, ठीक। तो रेडिएशन प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो कुछ चीजें और डिफाइन करते हैं यहाँ पर। मान लीजिए आपके पास जो लाइट इंसिडेंट हुई ये मान लीजिए इसको लिख दिया अपन ने Q से, ठीक है। ये होगी इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट एनर्जी और इसका क्या होगा कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके पास सरफेस से, है ना। ये होगी रिफ्लेक्टेड एनर्जी और ये होगी आपके पास इंसिडेंट एनर्जी यानी कि आपतित ऊर्जा और रिफ्लेक्टेड परावर्तित ऊर्जा। और क्या होता है कुछ ये सरफेस की प्रॉपर्टी होगी, कुछ एनर्जी को क्या करेगा ये एब्जॉर्ब कर लेगा। आपका सरफेस क्या होता है हीट हो जाता है जब भी उस पर कोई वेव गिरती है या सनलाइट गिरती है तो क्यों गर्म होता है क्योंकि जो आपका मेटल सरफेस है
वो क्या करता है, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको लिखते हैं अपन एब्जॉर्ब एनर्जी। यहाँ पर ट्रांसमिशन का होता है, पर अपन ट्रांसमिशन का केस नहीं ले रहे। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं या मटेरियल बोल दीजिए जिसमें ट्रांसमिशन नहीं होगा, है ना, तो अपन फिर उसको कंसिडर ही नहीं करें। आप तो दो ही चीज़ें कंसिडर करोगे, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है और किसी मेटल सरफेस पे गिर रही है, तो क्या होता है, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि जो इंसिडेंट एनर्जी है ये दो टुकड़ों में टूट जाती है, क्यू एब्जॉर्ब प्लस क्यू रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से एक डेफिनेशन है अपने पास, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव पावर। रिफ्लेक्टिव, इसको लिखा जाता है स्मॉल आर लेटर से। इसकी डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्टेड एनर्जी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइड बाय इंसिडेंट एनर्जी, यानी कि जितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई उसका कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना, केवल ये नाम में ही पावर है, इसके रियल पावर नहीं जो आप पढ़ते हो जिसकी यूनिट वाट होती है। सिंपल एक डेफिनेशन है, सिंपल आर की या नोमेनक्लेचर बोलते हैं आर का, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टिव पावर या रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिव पावर या रिफ्लेक्टिविटी सिंपल एक टर्मिनोलॉजीज है, कोई पावर नहीं है, केवल नाम है इसका ना। क्या होती है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइड बाय इंसिडेंट एनर्जी। ठीक, और एक और दूसरी जो डेफिनेशन है वो थी इसके पास एब्जॉर्प्टिव पावर, पावर है ना। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब कि जितनी सरफेस पे एनर्जी आई है उसका कितना परसेंट वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है। सेम इसी तरीके से इसको डिनोट किया मान लो ए से, तो होता है एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी डिवाइड बाय इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, ये हो जाएगा। एक तो आर टर्मिनोलॉजी होगी, तो एक ये होगी ए। अब देखो, अपने को फाइंड आउट करना है रेडिएशन प्रेशर, कि किसी भी सरफेस पे कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। रेडिएशन प्रेशर समझ आ गया होगा, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेव्स इंसिडेंट ऑन अ मेटल या फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेडिएशंस ऑन अ मेटल सरफेस, यानी कि किसी भी मेटल सरफेस पे जो रेडिएशन है वो कितना प्रेशर लगा रही है, उसको कहते हैं अपन रेडिएशन प्रेशर। और क्या कहा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कही, किसी भी मेटल सरफेस पे जब आपके पास लाइट गिरती है तो उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो यहाँ से दो टर्मिनोलॉजीज है आपके पास, एक तो एब्जॉर्प्टिव पावर और एक रिफ्लेक्टिव पावर। ठीक, ट्रांसमिशन अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो अब एक छोटा सा जो कंसेप्ट आपके पास कि रेडिएशन प्रेशर को मेजर कैसे करें। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर को क्या करना है, आपको मेजर करना है, यानी कि रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं। सिंपल केस लेते हैं, पहला केस 1 कि मान लीजिए जो भी आपके पास रिफ्लेक्टेड एनर्जी आई उसमें जो रिफ्लेक्शन है 100% हो गया, यानी कि जितनी भी लाइट आई सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि आर की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 0 मान के सकते हैं। सुनना ध्यान से, केसेस है अलग अलग। कि पहला केस अपन ले रहे हैं कि आपके पास जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो पूरी की पूरी सरफेस से गिरने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। मींस उस रिफ्लेक्टिव पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, क्योंकि क्यू आर बाई क्यू इंसिडेंट होता है, तो क्यू आर बराबर क्या, क्यू इंसिडेंट, तो हो गया 1 और ए की वैल्यू होगी 0। मान लीजिए आपके पास ये सरफेस है और इस पर क्या हो रहा है, लाइट गिर रही है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई, फ्रिक्वेंसी बोल दो एफ है। ठीक है, इंटेंसिटी कितनी इसकी आई और फ्रिक्वेंसी, और मान लीजिए यहाँ पर जो गिर रही है इसका एरिया है ए। ठीक, अब क्या होगा आपके पास, अगर ये नॉर्मल ऐसे गिरे, पहला केस क्या है, जो लाइट है वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वापस ऐसे चल जाएगी। ठीक है ना, वापस इस तरीके से चल जाएगी। तो जैसे ये जाएगी आपके पास क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, यानी कि ये क्या करेगी, जो वेव्स आ रही है वो क्या इस सरफेस पे क्या करेगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। मींस उसका मोमेंटम चेंज होगा। किसका चेंज होगा, इन वेव्स का चेंज होगा, या बोलते जो फोटोन्स है उनका मोमेंटम चेंज होगा। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर लाइट को क्या मान के चल रहे हैं अपन, फोटोन्स मान के चल रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं जो फोटोन गिरे टकराने के बाद क्या हो गया, रिवर्स हो गए, तो फोटोन के मोमेंटम में चेंज निकालने हैं। तो मोमेंटम चेंज निकालने से क्या होगा, एफ की वैल्यू होती है आपके पास dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि आपका मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, तो वहां से मेरे को फोर्स मिल जाएगी, और फोर्स मिल जाएगा तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। ध्यान रखना कि कुल मिला के अगर आप मोमेंटम चेंज निकाल देंगे फोटोन्स का, तो आप फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स निकालने के बाद जितने सरफेस पे ये फोटोन्स गिरे उसके एरिया से डिवाइड कर दो, तो आपका रेडिएशन प्रेशर आ गया। तो पहला काम है अपना मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है आपके पास, h बाई लैम्डा क्या होता है। तो अपन बात करते हैं इंसिडेंट मोमेंटम की। इंसिडेंट मोमेंटम ऑफ फोटोन, ऑफ
फोटोन। ठीक, क्या हो जाएगा h बाय लैम्डा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपके पास इंसिडेंट मोमेंटम है वो ये है। ठीक है, और क्या होगा उसके बाद रिफ्लेक्टेड मोमेंटम निकाले अपन, रिफ्लेक्टेड मोमेंटम, यानी कि जितने भी फोटोन सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो रहे, केस ले रखा अपन ने, रिफ्लेक्टेड मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये भी h बाय लैम्डा हो जाएगा, पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में h बाय लैम्डा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ डायरेक्शन डाउनवर्ड है और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं अपन, टोटल चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में कितना चेंज होगा। ठीक है, h बाय लैम्डा, ठीक, और माइनस h बाय लैम्डा, लेकिन ये क्या होगा, ये खुद भी माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मोमेंटम चेंज हुआ इसका 2h बाय लैम्डा। ठीक है, ध्यान रखना आपके पास मोमेंटम डाउनवर्ड है तो आप मोमेंटम चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो आप चाहे इसको फाइनल मानना चाहते हो तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव, तो क्या होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया 2h बाय लैम्डा। ठीक है, तो h बाय, और अब देखिए आपके पास ये तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम किसके, सिंगल फोटोन के, इसकी बात की अपन है सिंगल फोटोन के, यानी इंसिडेंट मोमेंटम ऑफ फोटोन, रिफ्लेक्टेड मोमेंटम ऑफ फोटोन, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन। यहाँ ध्यान रखना फोटोन भी लगाए आप, है ना, ऑफ फोटोन या सिंगल फोटोन लिख देना। ठीक है, सिंगल फोटोन लिख दोगे तो और सही रहेगा। ठीक है, सिंगल फोटोन, क्योंकि सिंगल फोटोन के लिए कैलकुलेशन, यहाँ पर भी सिंगल फोटोन, यहाँ पर भी सिंगल फोटोन ऑफ सिंगल फोटोन, सिंगल फोटोन। अब आपके पास पर सेकंड कितने फोटोन गिरे इसके बारे में है से अभी लिखा आपने जस्ट। अगर आपके पास लाइट की इंटेंसिटी पता है ना, और फ्रीक्वेंसी पता है, तो आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड। ठीक है, अभी लिखा जस्ट आई ए एच सी बाय लैम्डा, यानी कि लैम्डा ऊपर जाएगा नीचे क्या जाएगा एच सी, यानी कि पर सेकंड इतने फोटोन क्या हो रहे हैं आपके पास, गिर रहे हैं। तो टोटल चेंज निकाल लेते हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन्स, है ना, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर आपके पास कितना हो जाएगा, सिंगल का ये है इसे एक का कितने का, इसलिए बोला कि यहाँ पे सिंगल फोटोन लिखे हर जगह पर, तो एक का तो इतना है और नंबर ऑफ फोटोन्स कितने इतने हैं, तो आपके पास इक्वेशन होगी आई ए लैम्डा अपॉन एच सी इंटू 2h बाय लैम्डा। तो यहाँ से h कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास है 2i अपॉन सी ए। ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर। अब फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो फोर्स, देयरफॉर फोर्स होगा आपके पास F बराबर dp बाय dp, है ना। अब अपने पास क्या टाइम इंटरवल एग्जैक्ट है 1 सेकंड की बात करें तो आप फोर्स को कैसे लिखोगे, डेल्टा p बाय डेल्टा t, है ना। तो आपके पास हो गया F बराबर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। जब अपन क्या करते हैं किसी भी एग्जैक्ट इंटरवल की बात करते हैं तो आपके पास जो F होगा वो कौन सा आएगा, एवरेज आता है। ठीक है, तो जो आपका टाइम है अगर मान लो डेल्टा t 1 सेकंड का है आपके पास, तो आपके पास जो फोटोन चेंज है मोमेंटम चेंज आएगा, F बराबर क्या हो गया आपके पास डेल्टा p बाय डेल्टा t। ठीक, तो आपके पास जो इंटरवल है और इस डेल्टा t की वैल्यू जैसे अपन बोले पर सेकंड, मान लो डेल्टा t की वैल्यू 1 सेकंड ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि आपके पास जो फोर्स है उसके बारे में कोई पता नहीं कि आपके पास जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। ठीक, तो जो ये यहाँ पे फोर्स निकालोगे आप वो क्या निकालोगे, एवरेज की टर्म में निकालोगे। तो जो फोर्स आया आपके पास उस फोर्स को सिंपल फोर्स ना लिख के अपन क्या लिखते हैं, F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो गया डेल्टा पी। अब डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकंड करेंगे तो यानी कि मोमेंटम चेंज इन 1 सेकंड आ जाएगा जो अपन फाइंड आउट कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकंड तो एवरेज लिखा जाता है, इस फोर्स को क्या लिखते हो आप, एवरेज फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा पी पर सेकंड, यानी कि टाइम की वैल्यू क्या ले ली अपन ने 1 सेकंड, और अभी जस्ट अपन ने मोमेंटम चेंज निकाला था सभी फोटोन्स का पर सेकंड के अकॉर्डिंगली। तो आपके पास जो फोर्स आएगा वो कौन सा फोर्स आएगा, एवरेज फोर्स आएगा। फिर लिखते तो एफ ही है, इसको कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आपके पास एफ की वैल्यू हो जाएगी मोमेंटम चेंज, मोमेंटम चेंज आएगा इसका 2ia अपॉन सी, ये मोमेंटम चेंज आएगा। तो
तो आपको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि F अपॉन ए। तो ये हो जाएगा 2I/c। यानी कि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है और लाइट आपके पास या बोलिए फोटोन्स नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इस फोटोन्स टकराने के बाद कितना प्रेशर जनरेट करेंगे, 2I/c का। और कब होगा, जब आपके पास जितने भी फोटोन्स आ रहे हैं सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये सरफेस आपके पास फोटोन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तब जाके आपका रेडिएशन प्रेशर आएगा 2I/c, जहाँ पर I क्या होते हैं, लाइट की इंटेंसिटी होती है और c होती है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस तरीके से जब फोटोन्स किसी सरफेस पे गिरते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर की वैल्यू ये अलग अलग केस बनेंगे। ये पहला केस था आपके पास इजी सा, कि जिसमें से फोटोन आए सारे के साथ रिफ्लेक्ट हो गए और जो फोटोन्स है वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रहे हैं किसी भी मेटल सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।